हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैंने कल भी एक वीडियो डाला था, लेकिन यूट्यूब चैनल पर मैंने कई गो प्रकाश से संबंधित मैंने वीडियो डाला है, लेकिन उसमें क्लियरिटी नहीं आई है। क्लियरिटी न होने की वजह से उसको समझने में बड़ा दिक्कत हो रही होगी। तो आज मैं प्रयास कर रहा हूँ कि क्लियरिटी आए। आज जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है उसमें जिसमें क्लियर नहीं दिख रहा था, तो उसमें थोड़ा सा क्लियर मैं बनाने का प्रयास करूँगा। देखिए, कक्षा 10 का जो न्यू बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, और न्यू बैच के लिए सबसे बड़ा यह शुभ संदेश है, बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग जो भी कक्षा 10 में मैंने जो टॉपिक छोड़ दिया है, कोचिंग संस्थाओं में अगर आके आपने वह नहीं पढ़ पाया, तो यही कहूँगा कि इस वीडियो को देख करके जो भी गैपिंग हुई होगी उसको पूरा कर लेंगे। और बाकी जो दूर से लोग जो देख रहे हैं, अगर जो कभी हमारे कोचिंग में नहीं आ सकते, तो अगर वीडियो के माध्यम से अगर इसका लाभ लेना चाहें तो बेहतर तरीके से ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपका चैप्टर में, कक्षा 10 में लाइट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इस लाइट से हर बार परीक्षाओं में आना, कभी क्वेश्चन आते हैं, कभी परिभाषा आते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि आखिर लाइट है क्या, व्हाट इज लाइट। अगर लाइट के बारे में अगर मैं बात करूं, तो कभी आप अगर एक अंधेरे कमरे में कभी गए होंगे, जरा कभी परिक्रमा करने की कोशिश करिए। अंधेरे कमरे में आप जब जाते हैं तो वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही कोई लालटेन, कोई मोमबत्ती या कोई लाइट जब जलाते हैं, तो उस कमरे में पूरा प्रकाश फैल जाता है और वो दिखने लगता है। क्या कभी आपने गौर किया, क्या आपने कभी प्रकाश को देखा? आप कभी प्रकाश को देख ही नहीं सकते। होता क्या है, यह प्रकाश वस्तु पर जब टकराता है, टकराने के बाद उसमें से रिफ्लेक्शन होता है। यानी प्रकाश हमको स्वयं नहीं दिख सकता, लेकिन यह क्या करता है, वस्तु को दिखाता है। विद्वानों ने, बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि जो लाइट, जो सूर्य की रोशनी है ना, वो बहुत तीव्र गति से आती है, सीधी रेखा में चलती है। वह विकिरण ऊर्जा का रूप दिया गया। तो प्रकाश उस विकिरण ऊर्जा को कहते हैं जो हमारी आंखों क्या करती है, सम्मिलित करती है। जैसे अंधेरे रात में, जब कभी अंधेरे रात से उजाले में जब जाते हैं तो संकुचन होता है, समंजन, हमारी पुतली सिकुड़ती है और फैलती है। तो होता क्या है, प्रकाश एक प्रकार का तो ऊर्जा है, और कैसा ऊर्जा है, यह विकिरण ऊर्जा है। तो प्रकाश उस विकिरण ऊर्जा को कहते हैं जो हमारी आंखों को सम्मिलित करती है। ध्यान से अगर सुनेंगे आप लोग तो एक एक पॉइंट को आप समझ में आएगा कि प्रकाश उस विकिरण ऊर्जा को कहते हैं जो हमारी आंखों को सम्मिलित करती है। यद्यपि प्रकाश स्वयं नहीं दिखता, लेकिन यह वस्तु क्या करता है, दिखाता है। अगर परिकल्पना करने की बात करें तो विद्वानों ने कहा कि निर्वात में, निर्वात का मतलब जहाँ कोई बात न हो, जहाँ कोई माध्यम न हो, तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल था वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। पहले मेरे पूरे लेक्चर को आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद मैं फिगर के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। तो होता क्या है कि जैसे ही आप से कहा गया कि प्रकाश निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है, तो अगर माध्यम कुछ और ले लिए तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा है कि अगर माध्यम, अगर आप वायु का माध्यम ले को छोड़ करके अगर किसी कांच का माध्यम लेना है, जल का माध्यम लेना, तो क्या होगा। तो जब भी माध्यम बदलेगा तो प्रकाश की चाल में भी क्या होगा, बदलाव आएगा। वो तो निर्वात के लिए फिक्स हो गया है कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो अगर कोई पूछेगा व्हाट इज लाइट, लाइट है क्या, प्रकाश है क्या, तो प्रकाश उस विकिरण ऊर्जा को कहते हैं जो हमारी आंखों को सम्मिलित करती है। यद्यपि प्रकाश स्वयं नहीं दिखता, लेकिन वो वस्तु क्या करता है, दिखाता है। अगर देखा जाए तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रकाश में बहुत सारी रंग के, कई प्रकार के रंग हैं। तो प्रकाश का अगर चाल देखा जाए, प्रकाश का अगर तरंग दैर्घ्य की बात किया जाए, तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो अगर लिखना चाहेंगे तो लिखिए व्हाट इज लाइट, प्रकाश है क्या। तो प्रकाश के बारे में हम बात करते हैं। प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश उस विकिरण ऊर्जा को कहते हैं, साथ साथ में लिखते भी रहिए, कहते हैं जो हमारी
आँखों को संवेदित करती है यद्यपि प्रकाश स्वयं नहीं दिखता, यह वस्तुओं को दिखाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसकी तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और फिर पूछेगा एक एंगस्ट्रॉम बराबर, तो 10⁻−10 मीटर होती है। तो आपने क्या देखा कि प्रकाश उस ऊर्जा को कहते हैं जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, यद्यपि प्रकाश स्वयं नहीं दिखता लेकिन ये वस्तुओं को दिखाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है और इसकी तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। अगर कोई लाइट का सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि लाइट है क्या, तो इतनी परिभाषा आपने बता दीजिएगा, तो फिर वो आगे कंडीशन क्या होगा कि प्रकाश के बारे में तो आप जान गए, तो प्रकाश का परावर्तन के बारे में क्या जानेंगे। प्रकाश का परावर्तन प्रकाश के परावर्तन में अगर मान लो यही चीज है, ये थोड़ा सा पॉलिशदार है, थोड़ा सा चिकना है, तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर जब गिरती है तो इसका अधिकांश भाग, जैसे मान लीजिए ये पॉलिशदार है, थोड़ा सा चिकना है, तो जब कोई प्रकाश किरण जब इस पर आकर टकराएगी ना, तो जब कोई प्रकाश किरण किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर जब गिरती है तो उसका अधिकांश भाग क्या होती है, वापस लौट जाती है। और वापस लौटने की इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन अगर कोई पूछेगा प्रकाश का, तो क्या कहेंगे कि प्रकाश, जब कोई प्रकाश किरण किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाती है, और वापस लौटने की इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाती है। इस प्रकार प्रकाश की लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के बारे में जान गए, प्रकाश के परावर्तन के बारे में जान गए। अब जरा ध्यान देते हैं कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। जब प्रकाश परावर्तन होता है तो क्या उसके बारे में परिभाषा है, तो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए एक समतल दर्पण हमने ले लिया और ये समतल दर्पण मान लीजिए कि M1 और ये क्या है, M2 समतल दर्पण है। जैसे आईने में शीशा देखते हैं तो वह एक समतल दर्पण है, एक भाग पर पॉलिश होती है और एक खुला छोड़ दिया जाता है। तो मान लीजिए एक समतल दर्पण M1 और M2 ले लिया। इसमें होता क्या है, जैसे ही लाइट जिस एंगल पर गिराएंगे, अगर थोड़ा सा इस एंगल पर गिराएंगे तो इस एंगल पर ऐसे जाएंगे, थोड़ा ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे जाएंगे।
यानी जितना कोण होगा, अगर 30 डिग्री घुमा रहा है 30 डिग्री पर बाहर जाएगा, 60 डिग्री पर घुमा रहा है तो 60 डिग्री को क्या होगा, यानी आपतित हो रही है तो 60 डिग्री पर क्या होगी, परावर्तित होगी। तो जरा देखिए, जब कोई प्रकाश किरण, मान लीजिए एक प्रकाश किरण ए बी है, ए बी, इसको हम कहेंगे आपतित किरण, आपतित किरण। M1 और M2 देखिए, प्रकाश से संबंधित की परिभाषा है, प्रकाश परावर्तन संबंधित, परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन संबंधित क्या है, परिभाषा है। कहेंगे माना M1 और M2 एक समतल दर्पण है, ए बी एक आपतित किरण है, और ए बी आपतित किरण जिस बिंदु पर आके गिरती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और जैसे ही ए बी आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, और बिंदु आपतन बिंदु पर टकराने के पश्चात वह बीसी दिशा में चली जाती है। बीसी किरण को हम कहेंगे परावर्तित किरण। एक बिंदु बीएन अभिलंब खींचे, बीएन क्या है, अभिलंब है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ए बी आपतित किरण है, बीसी परावर्तित किरण है, और बीएन अभिलंब है। जरा एक बात को ध्यान रखिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बना है, जिस कोण को हम कहेंगे आपतन कोण, आपतन कोण। और आपतन कोण को हम आई से दिखाएंगे। अगर कोई बोले आपतन कोण किसे कहते हैं, कोण ए बी एन बराबर आपतन कोण आई, क्योंकि ए बी एन कभी भी कोई कोण लिखा जाता है तो बीच में रखा जाता है, ए बी एन। उसी तरह से सी बी एन, कोण सी बी एन, परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा परावर्तन, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण इसको कहेंगे हम आर, परावर्तन कोण को हम आर। तो देखिए माना M1 और M2 एक समतल दर्पण है, ए बी आपतित किरण है, बिंदु बी पर जिस बिंदु पर टकराती है उसको हम आपतन बिंदु बी कहेंगे, और बिंदु बी से टकराने के पश्चात वो बीसी दिशा में चली जाती है, इस किरण को हम कहेंगे परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बना है, कोण ए बी एन, इसे हम कहेंगे आपतन कोण आई। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बना है, इसे हम कोण सी बी एन बराबर कहेंगे परावर्तन कोण क्या है। तो परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाओं में क्या हो जाएगा, इतनी बातें आप लिख देंगे। अब क्या कहेंगे, परावर्तन के दो नियम, परावर्तन के दो नियम होता है। मान लीजिए एक तल है, मान लीजिए एक तल है, इस तल के इस साइड में, इस तल के इस साइड में मान लीजिए परावर्तन हो रहा है, आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, और आपतन बिंदु अभिलंब है, ये तीनों एक ही हो रहे, एक ही तल में है। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, जरा ध्यान से देखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। परावर्तन के दो नियम में लिखते हैं, आपतित दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। इसका परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। अब एक बात बताइए, जितना अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा, जितना कोण ये है उतना कोण ये है, अर्थात आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो दूसरा नियम, आपतन कोण, आपतन कोण सदैव परावर्तन
कोण के बराबर होते हैं। थोड़ी राइटिंग को सुधारने का मैं प्रयास करूंगा मित्रों, तो धीरे धीरे उसमें सुधार आ जाएगा। तो ये हो गया परावर्तन संबंधित क्या हो गया, परिभाषाएं। अब हम आपको समझाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है, हेडिंग अगला, गोली दर्पण क्या होता है। गोली शब्द सुनने से ही लग रहा है कि गोल होगा। अब कोई दर्पण के नाम ले रहे हैं तो कोई शीशा होगा। गोली दर्पण मतलब गोल आकृति होगा। अगर गोल आकृति होगा, अच्छी बात बताइए, अगर कोई गोल हो तो गोल के बीचों बीच में, सर्किल के बीचों बीच में जो केंद्र होता है उसको शीशे दिखाते हैं। तो गोले के केंद्र को हम कहेंगे वक्रता केंद्र। गोले के केंद्र को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। गोली दर्पण वह दर्पण होता है जो एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। काट दो, यहां से काटेंगे तो एक भाग कट गया। गोली दर्पण वह दर्पण होता है जो कांच के खोखले के गोले के कटा हुआ क्या होता है भाग। हमने एक कटा हुआ भाग ले लिया, और जैसे ही कटा हुआ भाग लिए हम कर क्या रहे हैं, अरे भाई इस पे जो है पेंट कर दीजिए, साइड से लगा दिया, इसको यमोन कह दीजिए, कुछ नाम दे दीजिए, इसको यम2 कह दीजिए। तो कह देंगे यमोन और यम2 एक दर्पण। अब कौन सा दर्पण, अब देखिए इसके बाहर कलाई मैंने कर दिया काट करके, और इसी को अगर मान लीजिए यमोन है, यम2 है, बाहर से कलाई न करके हमने अंदर से मान लीजिए कलाई कर। तो देखिए गोली दर्पण के बारे में अगर कोई पूछेगा तो कहना गोली दर्पण वह दर्पण होता है जो कांच के खोखले गोले के क्या होता है, कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक भाग पर पारे की कलई या लाल ऑक्साइड की पिंड से क्या किया जाता है, पिंड कर दिया जाता है, और दूसरा भाग क्या होता है, परावर्तक तल होता है। अब इधर पिंड कर दिए तो दूसरा भाग क्या हो गया, परावर्तक तल। यानी गोली दर्पण के बारे में कोई कहेगा तो कहना गोली दर्पण वह दर्पण होता है, गोली दर्पण वह दर्पण होता है जो कांच के एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। यानी गोली दर्पण वो दर्पण होता है जो कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, इसके एक भाग पर, जिसके एक भाग पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड के पेंट से पेंट कर दिया जाता है। दूसरा तल परावर्तक तल होता है। ठीक है, आपने काट दिया, इस वाले में आपने बाहर से, इस वाले में अंदर से, आपने मतलब उन दो भागों में एक भाग पर पारे की कलई या लाल ऑक्साइड की पेंट से पेंट कर दीजिए, और दूसरा भाग को क्या करिए, उसी तरह से छोड़ दीजिए। ये हो गया गोली दर्पण। अब देखिए ये तो गोली हो गया। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो देखते हैं, देखिए गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। देखिए थोड़ा इसमें अस्पष्ट आ रहा होगा, इससे पहले भी मैं वीडियो बनाया था लेकिन वो अस्पष्ट नहीं आ रहा था। तो मित्रों गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ये जरा देख रहा है ना, अगर बीच में गहे मतलब दबा हुआ, गहिर कह सकते हो, दबा हुआ भाग कह सकते हो, ये ऊपर वाला उठा है, तो
गोली दर्पण वो दर्पण होता है जिसका परावर्तन दबे हुए भाग से होता है। अभी तो परावर्तन कब होगा? जब बाहर से कलई कर देंगे तो बीच से परावर्तन होगा, नहीं होगा। लाइट जब मारेंगे यहाँ पर, यहाँ पर जब प्रकाश डालेंगे इसे, यहाँ तक आएगा, यानी दबे हुए भाग से उसका परावर्तन होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। गोली दर्पण वो दर्पण होता है जिसका परावर्तन दबे हुए भाग से, देखो दबा गहरा है, इसमें पानी अगर रखेंगे तो पानी भी आ जाएगा ना, दबा हुआ भाग है। और ये उठा हुआ भाग है, यानी उठे हुए भाग पर हमने कलई किया है। तो ऐसे अगर आकृति दिखेगी, इधर से बाहर से कलई की गई होगी और अंदर दबा हुआ भाग होगा और इससे रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, परावर्तन हो रहा होगा, तो कह देना आप अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तन दबे हुए भाग से होता है, अर्थात दबा हुआ भाग ही क्या है? परावर्तक तल। ऐसे हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे अब अंदर से चलिए हम कलई कर दे रहे हैं, ऊपर वाला भाग को हमने छोड़ दिया, अंदर से कलई कर दी, तो उसको कहेंगे उत्तल दर्पण। यानी उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है, अर्थात उभरा हुआ भाग क्या? उसका परावर्तक तल होता है। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण भी लिखेंगे, अवतल दर्पण वह दर्पण होता है, यहाँ लिखते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तन दबे हुए भाग से होता है, अर्थात दबा हुआ भाग उसका परावर्तक तल होता है। फिगर देख लीजिए, यमन इसको कहेंगे अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक दबे हुए भाग से होता है, अर्थात दबा हुआ भाग ही उसका क्या है? परावर्तक तल होता है। अब अवतल दर्पण के बाद अब उत्तल दर्पण के बारे में बात करेंगे। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के बारे में बात कर रहे हैं। उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है, अर्थात उभरा हुआ भाग परावर्तक तल होता है। अंदर से इसको कलेक्ट कर दीजिए, M1 M2 उत्तल दर्पण। ठीक है, अब देखिए गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। क्या परिभाषा है? मैंने कहा गोली दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तन दबे हुए भाग से होता है। अब देखिए, यानी गोली दर्पण को आपने ऐसे कहा सर जी ये गोली दर्पण है, या कांच का एक खोखले गोले के कटा हुआ भाग था, तो अगर गोले का कोई केंद्र होगा इसको हम कहेंगे वक्रता केंद्र। पहले जानिए, नाम जानिए, वक्रता केंद्र। अगर कोई गोला हो, गोले का अगर सेंटर की मैं बात करूंगा, केंद्र की मैं बात करूंगा, तो नाम जान लीजिए इसको वक्रता केंद्र। अगर एक गोली वाला भाग काट दिया गया है, काटने के बाद ये मान लीजिए कलई किया गया है, ये देखिए इतना यहाँ से यहाँ तक तो परावर्तक तल होगा, तो परावर्तक तल के बाद मध्य बिंदु कहिए, चाहे जहां तक ले आप कलई किए उसका मध्य बिंदु कहिए। फिर से जरा सुनिए, आपने कलई अगर कर दिया यहाँ से यहाँ तक,
तो ये टोटल भाग परावर्तक तल होगा। तो या तो आप परावर्तक तल के मध्य बिंदु बोलिए, या तो जहां तक कलई आपकी है कलई तल का मध्य बिंदु कहिए, या आप यहाँ अगर नाम देते हैं M1 और M2 तो M1 और M2 के मध्य बिंदु कहिए। वो जो मध्य बिंदु आएगा उसको पोल कहेंगे, उसको हम P से दिखाएंगे, अर्थात हिंदी में इसको ध्रुव कहेंगे। ध्रुव के बारे में जानना जरूरी है। ध्रुव क्या है? अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहेंगे, या परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहेंगे, या जहां तक कलई किया गया उसके मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। यानी ध्रुव के बारे में जानेंगे। वक्रता केंद्र, गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे। अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे? ये अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहेंगे। अब याद रखिएगा, अगर ध्रुव से वक्रता केंद्र को सीधे मिलाने वाली रेखा मिला दिया जाए, यानी ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम कहेंगे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, अगर मुख्य अक्ष के बारे में कोई बात करेगा तो आप एक ही जवाब देना कि ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। एक बात और है, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी बनावट, इसकी काट जो भी है, इस विद्वान ने बनाया, कहा अगर इसको आपने कलई कर दिया, इसकी कंडीशन है अगर आप मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण यहाँ डालेंगे, यहाँ टकराएगा तो ऐसे जाएगा, यहाँ ऐसे डालेंगे आप, प्रकाश आपतित करेंगे तो ऐसे, यहाँ आप किए टकराया, टकराने में देखिए कैसे जा रहा है, नीचे से देखिए, नीचे देखेंगे तो कैसे जाएगा, थोड़ा साइड गड़बड़ हो गया, सीधा करिए, ये यहाँ आया टकराया फिर वहाँ गया, फिर ऐसे आया टकराया फिर वहाँ गया, फिर ऐसे आया टकराया फिर क्या गया, वहाँ गया। यानी देख रहे हैं ना, इधर से जाने वाली किरण ये ऐसे ऐसे जा रही है, इसको हम कहेंगे आपतित किरण। ऐसे जा रही है फिर टकरा रही है अवतल दर्पण से, तो फिर पुनः वापस आ रही है वापस। देखिए जब इधर से भी वापस जा रही है, इधर से भी वापस जा रही है। तीसरे मन से देखने का प्रयास करिए तो सब किरणें उधर से जब परावर्तित हो रही है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती है, यानी कोई फोकस हो रहा है, इतने स्टूडेंट मान लो देख रहे हैं, तो अगर कभी भी कोई टीचर पढ़ाते हैं तो किसी तेज पर क्या होता है, फोकस हो जाता है, तो लोग कहते हैं वो उसको फोकस कर रहे हैं, सर जी उसको बार बार पूछ रहे हैं, उसको उठा रहे हैं। तो जब प्रकाश की किरण उधर से आ रही है तो किसी जिस बिंदु पर आके गिर रही है, सारे किरणें जाके मिल रही है उधर से परावर्तन के पश्चात, तो उसी को हम कहेंगे मुख्य फोकस, और मुख्य फोकस को हम कहेंगे कैपिटल। अगर कोई वक्रता केंद्र के बारे में बात करेगा तो कह देना आप गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे। तो पहला कंडीशन हो जाएगा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, इसको सी से दिखाएंगे। परिभाषा क्या लिखेंगे? गोले के केंद्र को ही हम क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे, और इसको हम स्मॉल सी से दिखाएंगे। दूसरा ध्रुव के बारे में बात करेंगे। अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को हम कहेंगे ध्रुव या पोल, तो यहाँ ध्रुव के बारे में बात कर लेंगे, इसको हम पी से दिखाएंगे। अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे? ध्रुव, इसे हम पी से दिखाएंगे। ध्रुव के बारे में बता देंगे आप। तीसरा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के बारे में क्या कहेंगे आप? ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। चौथा पॉइंट क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। आप कहेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण पर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसे हम क्या कहेंगे? मुख्य फोकस, और मुख्य फोकस को हम दिखाएंगे कैपिटल एफ से। अब जरा देखिएगा पांचवा पॉइंट, इस P और C के बीच की दूरी को हम PC बराबर R कहेंगे। यानी P और C के बीच की दूरी को हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या। इसका नाम है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या पुस्तक में स्मॉल r। क्या कहेंगे आप? ध्रुव से वक्रता केंद्र के मिलाने वाली जो रेखा होगी, यानी ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी PC होगा, वो PC बराबर क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। अब जरा देखिएगा छठवां कंडीशन, फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या है? ध्रुव से मुख्य फोकस, थोड़ा ध्यान दीजिए,
ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहेंगे और इसको हम स्मॉल एफ से दिखाएंगे। मित्रों, ये मेरा वीडियो आप लोग देख रहे हैं, कमेंट करेंगे तो हम परिभाषा लिखवाएंगे भी, लेकिन जितना भी है समझा दिया हमने। अब थोड़ा इसके आगे हम चलते हैं। यह तो था गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब अगला कंडीशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक बात को बताएंगे। अब जरा देखिएगा कि प्रतिबिंब बनने के 3 नियम होते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी लोगों को। जितने लोग कक्षा 10 में आप लोग पढ़ रहे हैं, प्रतिबिंब बनने का 3 नियम जानना जरूरी है। तो सबसे पहली बात है प्रतिबिंब बनने के नियम। देखिए, पहली बात तो प्रतिबिंब के बारे में अगर कोई पूछेगा तो कहना, जब कोई व्यक्ति किसी दर्पण के सामने जब खड़ा होता है तो उसका प्रतिबिंब उसमें दिखने लगता है तो वह प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब बनने के 3 नियम है। पहला नियम ये है कि अगर मान लीजिए एक अवतल दर्पण है M1 और M2, अगर प्रकाश किरण ऐसे, इसका नाम मुख्य अक्ष है, यहाँ मुख्य फोकस है, वक्रता केंद्र C है। कंडीशन क्या है, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में होता क्या है, जब एक प्रतिबिंब होने का पहला नियम क्या है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जब जाती है, अवतल दर्पण टकराती है, तो टकराने के पश्चात वह मुख्य फोकस से ही होकर जाएगी। यानी ये नियम नंबर 1 सबको रटना होगा कि जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो जाने के बाद वो क्या होती है, वो जब भी अवतल दर्पण से टकराती है तो टकराने के पश्चात वो मुख्य फोकस होकर जाएगी। नियम नंबर 2, इसी प्रकार का फिर एक डायग्राम बनता, अगर देखें आप तो ये भी M1 है, M2 है। अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहेंगे, गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे, मुख्य फोकस है और ये मुख्य अक्ष है। अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस होकर जाएगी तो टकराने के पश्चात ये जो है मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। इसको हम कहेंगे प्रतिबिंब बनने के नियम नंबर 2। नियम नंबर 3 क्या होगा, अगर मान लीजिए यह M1 और M2 फिर अवतल दर्पण हो और इसका मध्य बिंदु इसका ध्रुव हो और आप यहाँ मुख्य फोकस कह लीजिए, वक्रता केंद्र कह लीजिए, और जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से हो जाएगी तो उसी मार्ग में क्या हो जाएगी, ये भी अवतल दर्पण ही है। अवतल दर्पण तो प्रतिबिंब बनने का 3 नियम है। प्रतिबिंब बनने के इन 3 नियमों की, तो इस प्रकार से प्रतिबिंब बनने का क्या है, आपने 3 नियम देखा। लेकिन चाहे तो आप इस पहले वाला और दूसरे वाले नियम की सहायता से आप प्रतिबिंब बनाएंगे, चाहे दूसरे और तीसरे वाले नियम से मिलाकर के आप प्रतिबिंब बनाएंगे, और चाहे तीसरे और पहले वाले नियम को मिलाकर के आप प्रतिबिंब बनाएंगे। कहेंगे सर आप कैसे मिलाएंगे, जरा देखते हैं आप कैसे बनाएंगे इस नियम को। ये ऐसे है, मान लीजिए आपने ध्रुव देख लिया, इसी नियम को उठाइए, ये M1 है, यह M2 है, ये मुख्य फोकस है, वक्रता केंद्र C है। अब एक काम करिए, अगर मान लीजिए इस नियम को हम उठा के इसमें चेक करिए, जब कोई प्रकाश में मुख्य क्षमता जाएगी तो फोकस होकर जाएगी। नियम नंबर इसको लाएंगे, चलिए इसको लाइए, इसको लाएंगे तो कहते हैं सर जी हम मुख्य फोकस ले जाएंगे, तो मुख्य फोकस ले जाइए, मुख्य फोकस ले जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो यानी ये दोनों कहीं कहीं क्या हो रहा है, काट रहा है। अगर मुख्य फोकस से आ रहा है यानी 2 नियमों की सहायता से आप प्रतिबिंब क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कोई कहा सर आप ये और ये लेके बनाएंगे, बना लीजिए। ये तो क्या था, ये पहला का और दूसरा का था, दूसरा का तीसरा का देख लीजिए। दूसरा और तीसरा अगर बनाना होगा आपको, यहाँ M1 है, ये M2 है, ये ध्रुव है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। तो करेंगे क्या, अगर दूसरा तो मुख्य फोकस से लेके जाएंगे समानांतर हो जाएगा, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी ऐसी, फिर उसी मार्ग में क्या हो जाएगा, वापस आएगा। जहाँ काट रहा है ना, जहाँ काट रहा है ऐसे आएगी, जहाँ काट रहा है उसको हम कहेंगे वहाँ पर प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो दोस्तों मेरा इसके बाद से कई पार्ट आएंगे, ये पहला पार्ट था। अब पहले पार्ट में हमने क्या बताया, लाइट क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। उसके बाद हमने गोली दर्पण पढ़ाया, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाओं को पढ़ाया। गोली दर्पण में आपको वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, ये सारे इन सभी के बारे में हमने डिस्कस कर दिया। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो पसंद आपको आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि एक एक कर करके मैं वीडियो लाता रहूँगा। और जो लोग भी
कोचिंग संस्थान में नहीं आ पाते हैं, पैसे की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, ग्रामीण विशेष करके ग्रामीण इलाके के लोग कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ये जो रेड रंग का जो बटन आपके मोबाइल में दिख रहा है ना, थोड़ा उसको आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। मैं इतना गर्मी में मैं बना रहा हूँ वीडियो ताकि आप लोग इसे देख सकें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा कि जब इन 3 नियमों में से किन्हीं 2 नियमों की सहायता से प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, तो प्रतिबिंब हम 6 जगह बनाएंगे। पहला हम क्या बनाएंगे, जब हम वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे, और जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हम इस वस्तु को रखेंगे, फिर क्या करेंगे, इस वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे, फिर वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे, और फिर मुख्य फोकस पर वस्तु को रखेंगे। उसके बाद हम ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे। यानी 6 जगह वस्तु को 6 जगह दोस्तों रखना है, और कल ही मैं रखूंगा। अगर ये मेरा वीडियो आप तक पहुंच रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और ताकि मैं इससे भी झकास और इससे ज़बरदस्त मैं वीडियो आपको देता रहूं। तो इसी के साथ मुस्कुराते रहिए। बाय।